सेशन आ गया और सरकार ने जो लोकसभा में बजट आया था उसको लेकर के सत्ता में बैठे लोगों ने केंद्र की सरकार की पीठ बहुत थपथपाई कि बजट जो है किसान के लिए, व्यापारी के लिए, आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर बहुत सारी जो है लोगों की मदद की गई, जबकि उस बजट को पूरे को जब आप देखो तो किसान को मिलने वाली सब्सिडी थी वो खत्म कर दी गई। किसान पे हर साल जो पैसा बजट में खर्च किया जाता था उसमें भी पहले के मुकाबले कम कर दिया, जबकि बजट जो है हर वर्ष बढ़ोतरी से आता है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौटाला साहब जब 2000 से 2005 में चीफ मिनिस्टर थे, 2000 रुपए का बजट था 2000, और आज वो बढ़ करके 3 लाख करोड़ का हो। इसी तरह केंद्र की सरकार के अंदर भी बजट में हर साल बढ़ोतरी होती है। हर मद के अंदर पैसा बढ़ा करके खर्च करना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल सके, बजाय बढ़ा करके पैसा देने के जो पैसा बजट में रखा जाता है उसको खर्च करने की बजाय केवल कागजों में दर्शाया जाता है और उस पैसे को जो है ठेकेदार और अधिकारियों के साथ मिल करके सत्ता में बैठे लोग जो खाने का काम करेंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से जब से भाजपा की सरकार बढ़ी, कर्जा बढ़ा है और विकास के काम किया है, उन पे हम खुश लगे। यहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए, इसके लिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर के इस 8 वर्ष में और कांग्रेस के पिछले 10 वर्ष प्रदेश के हालात किस किस्म के रहे उनके बारे में खुल करके लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को खुल करके बताएंगे कि सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरह से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। इसके लिए हमने पार्टी के सब साथियों में बैठ करके जब इस पर चर्चा करी तो ये फैसला हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर एक यात्रा की जाए और उस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर घर घर तक ये बात पहुंचाई है। चौधरी देवीलाल ने इस हरियाणा प्रदेश को जब अलग प्रदेश बनाया था तो उनका मकसद क्या था? वो इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते थे, कहाँ पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने सत्ता में रहते हुए प्रदेश में आम लोगों के लिए किस तरह के निर्णय लिए, फैसले किए, उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी, या उनकी नीतियों की जब सरकार बड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों को किस तरह से राजनीतिक जागृति पैदा करी और कैसे प्रदेश के लोगों के विकास के काम में सरकार की भूमिका निभाई। हम उसकी चर्चा भी लोगों के बीच में करेंगे। इसके लिए
हमने इस 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और जब 24 तारीख से चलेगी, 24 फरवरी से चल करके 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर उस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा चरणों में नहीं चलेगी, लगातार चलेगी। हर रोज 15 किलोमीटर से लेकर के और 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है पैदल चल करके तय करेंगे। रोजाना 5 से 7 गांव जो है, शहर और कस्बे जो है टच करेंगे। जहां रात्रि आखिरी गांव जो होगा, यात्रा उसी गांव में रुकेगी, वही रात को रुकेंगे और अगले दिन वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। फिर अगले दिन चल करके अगले गांव में जा करके फिर लोगों से मिलेंगे। फिर इसी तरह से इसका पड़ाव आगे से आगे रहेगा। मैं आपको पहला जो चरण है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 अप्रैल तक के कार्यक्रम हमने बढ़ा तो दिया पूरा 25 सितंबर तक का हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हम टच करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 3 दिन यात्रा चलेगी। एक विधानसभा क्षेत्र का मान के चलो 15 से 20 गांव हम टच करेंगे पहले चरण। 25 सितंबर को लोगों के साथ बातचीत करके फिर इस यात्रा को चुनाव तक इस पे क्या फैसला लिया जाए उस दिन लेंगे। हम शुरू करेंगे पुराना हल्के से। पुराना हल्के का एक गांव है जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए। गांव का नाम है सिंगार। और उस गांव की एक अलग पहचान और है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत करके गए, तो उस गांव का नाम श्रृंगार इसलिए पड़ा था कि उन्होंने वहां जाकर के मंदिर में जाकर के स्नान किया और वही अपना श्रृंगार किया। और वहां से फिर वो 84 की जो परिक्रमा थी उसके लिए मथुरा गए, इसलिए उस गांव का नाम श्रृंगार पड़ा। हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे और कुरुक्षेत्र में इसका समापन करेंगे। हम 24 फरवरी से 5 अप्रैल तक 21 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे, जिसमें पुराना है, फिरोजपुर जिरका है, नूह है, हथीन है, होडल है, पलवल है, पिरता है, फरीदाबाद का तिगावा है, बल्लभगढ़ है, बड़खल है, NIT है, गुड़गांव का सोना है, बादशाहपुर है, पटौदी है, रिवाड़ी का रिवाड़ी, बावड़ और कोसली है, महेंद्र का वेलीगढ़, पटेली मंडी है, महेंद्रगढ़ का, नांगल चौधरी है, नारनौल और महेंद्रगढ़। इसके बाद दादरी में जाएंगे, दादरी से फिर झज्जर में जाएंगे, झज्जर से सोनीपत में जाएंगे, सोनीपत से फिर रोहतक में आएंगे, रोहतक से भिवाड़ी में आएंगे, भिवाड़ी से फिर आपका हिसार में इंटर करेंगे, हिसार से फतेहाबाद में, फतेहाबाद से सरसा, सरसा से फिर जींद इंटर करेंगे और जींद से फिर सोनीपत में आएंगे, सोनीपत से फिर पानीपत जाएंगे, पानीपत से फिर करनाल जाएगी यात्रा और करनाल से फिर यमुनानगर, यमुनानगर से अम्बाड़ा होती हुई पंचकुला में आएगी और पंचकुला करके उसके बाद फिर अम्बाड़ा से कैथल जाएंगे और आखिर में कैथल के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे। ये यात्रा का पूरा रूट रहेगा। विशेष रूप से जो है हमारा जो लोगों के बीच में हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिनकी बहुत खुल करके चर्चा करेंगे। आज उनकी बहुत जरूरत है। सरकार में, सत्ता में बैठे लोग
हर रोज झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम विशेष रूप से लोगों को ये बताएंगे कि पिछले 8 वर्ष में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं करी, मुख्यमंत्री ने कितनी अपनी एड दी अखबारों के माध्यम से, कितना पैसा उस पर खर्च किया और कितना पैसा खर्च करने के बाद लोगों को उससे क्या बेनिफिट हुआ। केवल अपनी और प्रधानमंत्री की फोटो अखबार में छाप करके मुझे लगता है कि अखबार के साथ भी जिन्होंने कोई कमीशन तय कर रखा होगा पैसे खाने के लिए अपनी फोटो छपाती है। आज इस प्रदेश को ये लोग रोज कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकाल रहे, हम इतने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं। आज हालत ऐसी है कि हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है 21.7% है, जो सबसे ज्यादा है। कल के ही अखबारों में छपा, उससे पहले भी छपा, इनकी अपनी एक एजेंसी के अंदर की ने रिपोर्ट जारी करी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। आप लोगों ने पुस्तक देखी होगी सबने। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर किसी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो फिर मान के चलो कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, ना ही कोई आदमी आकर के एक नया पैसा उस प्रदेश में खर्च करेगा, क्योंकि जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी, जहाँ पूरा पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी आदमी आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये रोजाना झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, घट गया। आज हालत ऐसी है कि 33 या 37% केंद्र की सरकार ने मार्क्स दे करके कानून व्यवस्था में हरियाणा को सबसे ऊपरले सत्र पे बताया कि सबसे बुरी हालत अगर किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था की है तो उसका नाम हरियाणा है। हमारे वक्त के अंदर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो जब हमने सरकार छोड़ी थी उस वक्त 1600 करोड़ रुपए जो है खजाने में रखे थे। उस वक्त 1600 करोड़ जो अमाउंट था, आज वो 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आज हालत ऐसी है कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे प्रदेश में। और इस बजट के सत्र में मुझे लगता है वो कर्जा बढ़ करके 3.25 लाख करोड़ हो गए। ये तो 25,000 करोड़ रुपए और कर्जा ले ले, फिर उसको कैसे खाना है, इसके लिए तो ई टेंडरिंग और करेंगे कहीं ना कहीं से। हमारा जो इस सरकार ने किसानों की अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज बिजली महंगी है, पानी की किल्लत है, बीज और खाद नकली मिलते हैं। हमने एक फैसला किया कि हम लोगों में जाएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से उनको भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और परिवर्तन किया, क्योंकि हमने यात्रा का नाम परिवर्तन इसलिए रखा है कि प्रदेश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के बैठ करके बात करें हरियाणा प्रदेश की सरकार के बारे में, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कचहरी में जाएं, बाजार में जाएं, किसी की बारात में जाएं, किसी के दुख में शामिल होने जाएं, अगर वहां सरकार की चर्चा होती है तो हर हालत में वहां पे बैठा हर व्यक्ति एक बात जरूर कहता है, इनसे पता नहीं कब पीछा छूटेगा। ये जाने चाहिए इन्होंने लूट के खा लिया हमारा प्रदेश, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम परिवर्तन रखा है। लोगों ने अगर परिवर्तन किया, हमें इस प्रदेश की सेवा करने का समय दिया, तो फिर हम सस्ती बिजली देंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे, बीज वो अच्छे उपलब्ध कराएंगे, एमएसपी का 100% कानून बनाएंगे। अगर केंद्र की सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी
तो प्रदेश की सरकार अपना एमएसपी का कानून बना करके किसान को उसकी फसल के उचित भाव देगी। रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन है उसके लिए हर आदमी कहता है कि ये बहाल होनी चाहिए, केवल अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, उनकी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी। कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी सरकार में मिला था तो 2000 से 2005 में जब चौटाला साहब की सरकार थी तो उस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की तरफ से सबसे कम स्ट्राइक हुई और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स उस वक्त दिए गए थे। हमारी सरकार बनने के बाद हम नए सिरे से हर हालत में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली करने का काम करेंगे। आज मजदूरी जो है 200 दिन की है नरेगा की, और वो भी पिछले 2 वर्ष में चुनाव ना करा के इस सरकार में बैठे लोग, जो आज मुख्यमंत्री कहता है कि मैं पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पंचायतों को जो है अधिकार देना चाहता हूँ, अधिकार देने की बजाय उन पर अंकुश लगा दिया। आज सरपंचों को मजबूर कर दिया कि वो अपने गांव में काम काज कराने की बजाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठ जाए। कोई दिन, कोई जिला, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिस दिन सरपंच जो है सारा दिन सरकार के खिलाफ आकर के तालाबंदी करते हैं, ई टेंडरिंग को लेकर के, और जो कानून बना दिया राइट टू रिकॉल का। हैरानी की बात है, मंत्री जाकर के कहता है गांव में कि मेरी मीटिंग में मैं आज गांव में और सरपंच मेरा वेलकम करने नहीं आया, मैं उस सरपंच को जो है सस्पेंड कर दूंगा, मैं उस सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल के तहत उसको हटाने का काम करूंगा। मंत्री को बेचारे को पता ही नहीं है कि सरपंच जो है तेरे वोट से थोड़ा ही बने, गांव के लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है, वो किसी लुटेरे के फंक्शन में क्यों जाएगा? वो कोई ऐसे फैसले करने वाले व्यक्ति का वेलकम क्यों करेगा जिसकी वजह से इन चुने हुए प्रतिनिधियों को नुकसान हो रहा है? आज उन पर कुछ लगाया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद ये जो 200 दिन का मजदूरों का जो इन्होंने कर रखा है, जो ये खा जाते हैं पैसा सारा, हम उसको 200 दिन की बजाय 365 दिन करेंगे। ये सारी बातें जो है मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये एक एक बात मैं इन 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में 4200 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के आम आदमी के साथ बैठ करके उन लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करूंगा कि जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल के वक्त में आप लोगों को हर तरह की सुविधा मिलती थी, हम नए सिरे से उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और पहले से ज्यादा सुविधाएं आपको प्रदान करके इस हरियाणा को अग्रणीय प्रदेश बनाने का काम करें। खास करके युवा पीढ़ी और महिलाएं जो आज निराश हैं, हम युवाओं को इस बात का भरोसा 100% देंगे कि युवा को हर हालत के अंदर, पढ़े लिखे युवा को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा या जो कोई रोजगार नहीं ले पाएगा, हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे ताकि वो आगे अपना कारोबार कर सके। सस्ते ब्याज पे उन युवाओं को सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों को सरकार ने बड़े इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देकर कहीं उनकी हेल्प करी है, जो 6 यूनिट हो जाते हैं, ऐसे लोगों से पैसा वसूल करेंगे और उन युवाओं को जो बेरोजगार है वो पैसा उनको देंगे, कम ऋण पे देंगे ताकि वो अपना अच्छा कारोबार
खड़ा कर सके और अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। इसी तरीके से जो घोटाले हुए आज तक प्रदेश के, हम उन सारे घोटालों को उजागर करें। सरकार ने, आपने अनेक दफा देखा है विधानसभा के अंदर, हम हर बार इस बात का जिक्र करते हैं और हर बार सरकार में बैठे लोग झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने अनेक बार विधानसभा में झूठ बोला है। मंत्री तो बेचारे, क्योंकि इनके ऊपर तो आरोप है, वो तो बचने के लिए सारा दिन झूठ बोलते ही है। लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारा जो है, कहीं उनके दबाव में आकर के उनकी भाषा बोलते हैं। धान का घोटाला हुआ था, इनकी नई सरकार बनी थी, हमने धान घोटाले को उजागर किया था। आज हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो धान का घोटाला है। आज भी 200 रुपए नमी के नाम के ऊपर धान की खरीद पे लुटेरे लूट रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से ये पूछा था कि आप हमें सिर्फ ये बता दो कि जो 200 रुपए से 250 रुपए आप नमी के नाम का लेते हो, वो किसके खाते में जा रहा है? सरकार के खाते में आया, मिल मालिक के खाते में गया है, या जो एजेंसी उसकी खरीद करती है उसके खाते में गया है, या किस एजेंसी के पास जा रहा है, या सरकार में बैठे लोग बांट के खा रहे हैं इसको? तो मुख्यमंत्री ये कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी से कहा था कि आप दोनों जाकर के पता कर लो, अगर कहीं ऐसा है तो मैं उसकी इंक्वायरी करा दूंगा। मैं अम्बाड़ा की मंडी में गया था, पत्रकार साथियों को साथ ले गया था, उनके सामने सैकड़े लोगों ने ये बात कही थी कि हमारे से नमी के नाम के ऊपर पैसा लिया जा रहा है। और मैंने वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी थी। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। आज से ही पिछले 8 वर्ष से चल रहा है। 8 वर्ष से किसान की जेब से पैसा निकाल करके ये लुटेरे खा रहे हैं। उसके बाद गेहूं और सरसों की खरीद में भी, और चने की जो तुलाई हुई थी उसमें भी घोटाला हुआ था। इसी तरह आपके लॉकडाउन के दौरान शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें घोटाला किया, किलोमीटर स्कीम के अंदर इन्होंने घोटाले किए, छात्रवृत्ति जो थी गरीब बच्चों को जो दी जाती है उसमें घोटाले हुए। आज तक किसी एक भी घोटाले की जांच नहीं है। फसल बीमा योजना के प्रीमियम में इन्होंने घोटाला किया, सरकारी नौकरियों में भर्ती के नाम पे पैसा लिया, आयुष्मान भारत योजना में घोटाला किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने घोटाला किया, अम्बाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसके ऊपर अनिल विज से भी हमने पूछा था, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गया विधानसभा में कि तेरे को इस बात की जवाबदेही ना हो। अनिल विज ने खुद ये बात मानी, उसकी खुद की स्टेटमेंट थी कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह अम्बाड़ा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव प्रति करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल है, इसमें भी घोटाला किया। हरियाणा बिजली वितरण निगम में 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसमें रिटायर्ड फौजी अन्य कर्मचारियों के पीएफ जो था उसमें 6 करोड़ 31 लाख रुपए का घोटाला किया। घोटाला उजागर हो गया, लेकिन किसने किया उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत के चुनाव में 2 वर्ष तक देरी करी, और इस 2 वर्ष के दौरान जो पैसा पंचायती डिपार्टमेंट से पंचायतों के लिए खर्च होने के लिए गया, एक भी किसी गांव के अंदर एक नया पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया।
वीडियो के साथ मिलकर के सत्ता में बैठे लोगों ने फर्जी बिल बनाए और फर्जी बिल बना करके उस पंचायत के पैसे को भी इन्होंने खाया। इसीलिए आज इन्होंने ई टेंडरिंग शुरू करी है, ताकि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के फिर फर्जी बिल बना करके और फिर उस पैसे को खाया जाए। नगर निगम और नगर परिषदों ने तो सारी सीमाएं लाद दी। आपने सब ने देखा, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, भिवाड़ी में हजारों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में, करनाल में हुआ, अम्बाड़ा में हुआ। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में घोटाले ना हो। सरसा में तो रिश्वत देते हुए पकड़ लिया। जिसको पकड़ा उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय जिसने पकड़वाया उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। ये राज बेईमानों का है नहीं है। रोहतक में हुआ, कोई शहर नहीं बचा हुआ, एक भी शहर नहीं बचा। पंचकुला तो मेरी ख्याल चौक बनाने में खा गए होंगे मुझे इसका पंचकुला का तो मुझे लगता है मुझे किसी ना किसी दिन बैठ करके सारी बात पंचकुला में पता करके आके बतानी पड़ेगी। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चोर बैठे जिन्होंने बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ पहले खा लिया। सारी बात बतानी पड़ेगी। तो इस तरह जो घोटाले हुए हैं, इन सब की पोल भी हम लोगों के बीच में इस परिवर्तन यात्रा के दौरान बताएंगे। ये सारी चीज एक एक चीज इनके सामने रखेंगे। सरकार बनने के बाद आप ये देखो, बीपीएल कार्ड काट दी, पेंशन कार्ड दी बुजुर्गों की, उसके अलावा आशा वर्कर और मिड डे मील की जो वर्कर्स हैं उनको अनेक बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिले कि हम आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, पक्का करेंगे। इन्होंने तो अब तक इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब हम जाएंगे लोगों के बीच में, इनसे भी हम मिलेंगे और इनको बाकायदा तौर पे आश्वस्त करके आएंगे कि आप हमारी सरकार बनाओ, परिवर्तन लाओ, हम आपको परमानेंट नौकरी देंगे, पक्की नौकरी दे करके उनको भी ये जो कौशल रोजगार निगम है इसको खत्म करेंगे और इनको खत्म करके युवाओं को परमानेंट जॉब का प्रबंध करेंगे। ये सारी चीजें, सारी बातें हम पहले चरण में 25 सितंबर तक 2000 गांव और कस्बों में बताएंगे। उसके बाद 25 सितंबर को लाखों लोगों से पूछेंगे कि हमें अब आगे इस यात्रा को इसी तरह से शुरू रख करके पूरे प्रदेश के 7000 गांव में जाएंगे, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिलेंगे। कुछ साथियों को हमारी यात्रा को लेकर के बड़ी तकलीफ थी। कई तो ये कह रहे थे कि जब तारीख तय हो जाए तो हमें भी बता दें। कुछ चाहते हैं उनके यहाँ पे बता जरूर देना कि 24 से यात्रा शुरू करेगा और 25 सितंबर को खत्म करेगा, सारी जड़ें खत्म करेगा। जो आज ये प्रचार कर रहे हैं ना कांग्रेस और जेजेपी के लोग कि यात्रा पूरी कैसे होगी, मेरी लोगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने 70 साल की उम्र में हिसार से यात्रा शुरू करी थी, दिल्ली तक गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, खून टपकने पड़ गया था। उस वक्त भी कांग्रेस ये कहते थे चौधरी देवीलाल तो रास्ते में छोड़ के भागेगा। चौधरी देवीलाल ने यात्रा भी पूरी करी और जिस कांग्रेस के पास आज जैसे बीजेपी के पास अथाह बहुमत है, ऐसा बहुमत था, उसको केंद्र से भी सत्ता से बाहर किया, प्रदेश से भी साफ कर दिया था। हम इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एक एक आदमी से जाकर के संपर्क करेंगे और यात्रा पूरी भी करेंगे और इनको सत्ता से बाहर भी करेंगे। कोई और आपके कोई सवाल करना हो तो
बीच में थोड़ा 17-18 3 दिन जो है बजट सत्र है। उन 3 दिनों में यात्रा यूं की है, मेरी बजाय उस यात्रा में 3 दिन चौटाला साहब जाएंगे। चौटाला साहब तो आज भी 88 वर्ष की उम्र में, जब हम उनके साथ बैठक कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनमें हौसला देखो कितना है। उन्होंने कहा कि यात्रा मुझे करनी है। हमने कहा कि आपको चलने में तकलीफ हो जाएगी, हम इसको पैदल करना चाहते हैं। तो कहने लगे कि मैं पैदल तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं व्हील चेयर पर बैठ करके इस यात्रा को पूरा कर लूंगा। हमने कहा कि नहीं, आप हमें सिर्फ आशीर्वाद दो, हम आपको जिस तरह का हरियाणा आप देखना चाहते हो, उस तरह का हरियाणा आपके आशीर्वाद से उस जगह पे जाकर के आपको खड़ा करके देंगे। ये 3 दिन जो बीच किया है, इन 3 दिनों में चौटाला साहब उस यात्रा में रहे। पूरी उसमें आप हैं। अब पूरी यात्रा मैं करूँगा। मेरा कोई कोर्ट की डेट होगी तो उस दिन यात्रा, हम ये नहीं है कि यात्रा को उस दिन नहीं चलाएंगे, यात्रा चलेगी। मुझे कोर्ट जाना होगा, मैं 2 घंटे जाकर के फिर यात्रा में शामिल होगा। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि मुझे चलने में दिक्कत आएगी, उनको बता दियो 20 किलोमीटर चलता हूँ रोज। अगर कोई गलतफहमी हो तो सुबह 6 बजे लेक पे आ जाए मेरे साथ, पता लग जाए। सारे 90 के 90 हल्के करूंगा ना। हर हल्के में मैंने बताया कि एवरेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें शहर और कस्बे कवर हो गए। मैं हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 3 दिन लगाऊंगा। उसमें जो शहर के विधानसभा क्षेत्र है वो भी आएंगे जिनमें 3 दिन लगाऊंगा, और इसमें कस्बे भी जिन हल्कों में है वो भी आएंगे, वो भी कवर होंगे। हर जगह, हर गांव में, कस्बे में, शहर में, जहां कहीं 20, 30, 50, 100, 200 जितने लोग मुझे मिलेंगे, मैं उन लोगों के साथ बाकायदा तौर पे चर्चा करूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, बातचीत करके फिर अगले पड़ाव पे। तो ये आम लोगों से ही मुलाकात होगी या आम लोगों से, नेता या कोई और पार्टी का? है कोई और नेता, पुराने नेता या कोई पार्टी का कोई नहीं, आम लोगों से, जो आम मतदाता है, आम आदमी हमारे प्रदेश में, उससे जाकर मिलूंगा, हर व्यक्ति से मिलूंगा। जिस गांव में रात्रि पड़ाव करूंगा उस गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा। जैसे बाकी रास्ते में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस गांव के लोगों के साथ ज्यादा समय लगाऊंगा यहाँ रात्रि पड़ाव होगा। रात्रि पड़ाव मेरा जो होगा, मैं पार्टी के जिस घर में चौधरी देवलाल कोई हरियाणा में मेरे ख्याल कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उनका कोई रात्रि ठहराव अपने राजनीतिक जीवन में ना रहा। वो तकरीबन हर गांव में गए, हर कस्बे में गए, शहर में गए, और उन्होंने जिस घर के अंदर रात्रि ठहराव किया, मैं भी उसी घर में रात को जाकर के रुकूंगा, वही रात को उनके साथ खाना खाऊंगा, वही रात को रुकूंगा। अगले दिन उसी गांव में किसी भी पार्टी के साथी के घर चाय पीऊंगा, फिर अगले पड़ाव के लिए शुरू करूंगा। जिस जगह से आप जा रहे हैं उनका ही निमंत्रण होगा या प्रदेश के अन्य एरिया से भी आपकी पार्टी के लोग को निमंत्रण होगा कि वहाँ पहुंचे? जहाँ मैं जाऊंगा, पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर उस यात्रा में शामिल होना चाहिए तो अच्छी बात है। वो भी वहां जाकर के कोई नई चीज सीखेगा, वो जाकर के उसका प्रचार करेगा।
जाकर के बताएगा। आप सबको निमंत्रण है, 24 तारीख को जब मैं यात्रा शुरू करूंगा, आप आओ सिंगार गांव में सुबह 10 बजे, और आप अपनी आंख से देखना कि कितने लोग उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए, रवाना करने के लिए। अकेले मेवात से मेरा अंदाजा है कि 20-30 हजार लोग वहां पे मौजूद होंगे। यात्रा जो 42 किलोमीटर सीरीज की आपने यात्रा 25 सितंबर तक करने का फैसला किया है सर, तो ये तो खत्म होगी, यानी पहला चरण कह लीजिए उसको 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में होगा ये कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में चौधरी देवराज जी की जयंती होगी। कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेंगे सर इस बार, कोई इस तरीके का भी अभियान रहेगा? यात्रा तो कार्यकर्ताओं से होती है, नहीं अलग से जो बाहर से कोई आना चाहे वही आए, सबका स्वागत। आप भी आओ, आपका भी स्वागत। मैं तो चाहूंगा कि आप भी जरूर आए, ताकि आपको यहाँ बैठे जो फीडबैक मिलती है, जो फीडबैक आप जाकर के सर्वे में लोगे, उसमें रात और दिन का अंतर मिलेगा आपको। अभय जी, ये यात्रा कर रहे हैं आप, तो जैसे जो चलेंगे कार्यकर्ता या यात्री उसमें बन के, तो उनके लिए कोई अलग से पड़ाव वगैरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रही थी, उस तरह का कुछ इंतजाम रहेगा या वैसे ही लोग चले? अब तक जिन लोगों ने भी यात्राएं करी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। चौधरी देवीलाल जी ने जब यात्रा करी थी, उनके साथ शुरुआत में सैकड़ों लोग थे, और समापन के नजदीक पहुंचे तो हजारों लोगों की संख्या थी। उनके साथ जो यात्रा में चलने वाले लोग थे, उनका सबका ठहरने का जो बंदोबस्त होता था, जिस गांव में रात होती थी, गांव के लोग करते थे। खाने की व्यवस्था भी गांव के लोग करते थे, और उनके ठहरने की व्यवस्था भी गांव के लोग करते थे। यात्रा इस प्रदेश में, देश में बहुत लोग निकाली है, लेकिन वो अपना खाने बनाने का भी सारा सामान साथ लेकर के चलते हैं, सोने की व्यवस्था भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तो विशेष रूप से ये बात सामने आई कि उनका सब कुछ जो है उस यात्रा के दौरान अपना था। मेरा अपना तो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, बाकी सारे बंदोबस्त जो है जिन गांव में जाकर के रुकूंगा, गांव के लोग करें। आप भी आओ, तभी तो मैं कहता हूँ कि आपको नई चीज देखने को मिलेगी। हाँ, बढ़ेगा, लेकिन चौधरी देवलाल की इतनी बड़ी पहचान है इस प्रदेश में कि मेरे साथ अगर हजारों लोग भी हो जाएंगे, तो उनको भी कहीं ठहरने में, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लुटेरों को तो कोई रोटी दे ना दे, मुझे रोटी की कमी नहीं है। इस यात्रा शुरू करने से पहले सर सिरसा में जो आपका एक बयान है, उसको लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमें चौटाला आपने इसी तरह के शब्दों से इस स्थिति में कि आप उनकी पार्टी का एक विधायक, इनका बैन कार्ड भी माना और कोई धक्का नहीं लगा। कांग्रेस वाले तो मिले हुए इनके साथ। जो लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको मेरे सामने बैठाओ ना। आप मेरी पीठ के पीछे वो तुम्हें बुला करके क्या कहते हैं, उसमें और आमने सामने खड़े होकर के बात करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं जो बात कहता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है, तथ्य होता है। झूठे और लुटेरे अपनी बात चोर दरवाजे से कहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करने की बजाय सामने आए। अब लोग इनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इनको बहुत तकलीफ है दोनों को इस यात्रा से, इनको भी नहीं, कांग्रेस को भी, सबको दिक्कत है इस बात की। मुझे सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, बाकी लोग अपने आप उनकी तसल्ली कराएं। आप सहयोग करना मुझसे, और आप भी सहयोग मेरा सिर्फ जो सही है वो करना है।
सर नगर निगम की जो चुनाव की तैयारी बाकी पार्टियां कर रही है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? हम परिवर्तन करेंगे। हम नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव नहीं करेंगे। नगर निगम का सर फरीदाबाद हमने बता दिया आपको कि हम अपने परिवर्तन यात्रा में किसी किस्म का कोई खलल ना पड़े, इसके लिए हमारा आपस में बैठ करके फैसला हुआ कि हम जिस मकसद से आगे बढ़ेंगे हम उसी को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। आज सर जो पार्टी का जो ग्राफ है और जो ये यात्रा का जब समापन ये सिंबल पे लड़ेंगे। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनका दिवालिया पिट जाएगा। जो अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जो कोई हमारे से समर्थन मांगने आएगा, हम उसका सहयोग देंगे। इनकी रांद काटने के लिए हम अच्छे लोगों को समर्थन देंगे। सर पार्टी ग्राफ को कहाँ देखते हैं यात्रा के समापन में? आप एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जब 25 सितंबर को पार्टी को उस तरीके से देखिए। जींद में रैली करी थी तब क्या था? आप जैसे साथियों को ये लुटेरे जो है रोज कहा करते थे कि इनका दिवालिया पिट जाएगा। उसकी आम आदमी की जुबान पे क्या चर्चा थी? फतेहाबाद के अंदर बारिश आ गई थी, 3 दिन मौसम खराब रहा था, हमारे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया था कि रैली होगी नहीं, स्थगित हो जाएगी। अनेक तरह के भ्रम पैदा किए गए थे, लाखों लोग आए नहीं आए। कुरुक्षेत्र के अंदर जिस मैदान में हम रैली करेंगे वो छोटा पड़ जाएगा, आपको जरूर बुलाएंगे उसको, उनको भी बुलाएंगे जिनके गलत फहमी है, उनको भी कहेंगे आ जाओ, देख जाओ, गेड़ा काट के चारों तरफ स्टेज में तो लोग चढ़ के मारेंगे जूते। सर किस संदेश स्लोगन के साथ यात्रा शुरू की? कोई स्लोगन होगा? परिवर्तन। आप भी रोज सुबह उठ करके एक मैसेज करोगे परिवर्तन, ठीक है? ब्लॉग खोल किसी को भी करोगे उसमें लिखोगे परिवर्तन। मैं देखूंगा, चेक करूंगा, करोगे मेरा ब्लॉग खोल देना करूंगा। हैं? ये अपने इसके ऊपर जो हमारा रूट है कि कहाँ से चलेगी, कैसे कैसे जाएगी यात्रा, वो आपको थोड़ा सा जो हमने तैयार किया वो दिखा देंगे। बाकी सारा तैयार करके आपको उसके लिंक भेज देंगे। एक बार दिखा दे भाई तू इसको। सतीश 24 से जहाँ से शुरुआत करेंगे 5 तारीख तक का पूरा इसमें दिया हुआ है। हमने किलोमीटर भी उसमें दे रखा है कि कितने कितने किलोमीटर रोजाना हम चलेंगे।
रहेगी थी, आपने जिक्र किया था कि बीजेपी और जेजेपी वाले कह रहे थे कि अवैध सिंह अकेला है। उन बीजेपी वालों से पूछना कि तुम्हारे 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे हाउस में 90 के, आज सत्ता में है नहीं है। किसी भी राज्य में सरकार नहीं होती थी, आज कई राज्यों में सरकार है, लीडर एक ही होता है। उनको ये बता देना, चौधरी देवीलाल ने उनके साथ जितने भी एमएलए थे सारे भाग्य थे, बजरंगलाल खरीद ले गया था, और उन्होंने प्रदेश में और देश में दोनों में सत्ता का परिवर्तन किया था। इन लोगों ने मेरे कुछ साथियों को लालच दे करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी थी। उनको ये जरूर बताना कि मैं दोबारा फिर 2024 में इनको सत्ता से पार करूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाऊंगा। परमात्मा इनको उम्र दे, ये जिंदा रहे। आपके माध्यम से फिर आपको भेजूंगा पूछने के लिए कि जाओ बता के आओ क्या वैसे अकेला है या प्रदेश उसके साथ बढ़े। फैमिली आईडी का मुद्दा भी चल रहा है। कल आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि जो गलतियां ठीक की जा रही है। फैमिली आईडी के लिए एक बता देता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत फैमिली आईडी में छड़े आदमी क्या आती है। जिसके फैमिली है ही उसकी आईडी कैसे बने। मनोहर लाल खट्टर से पूछ जाकर के तेरी फैमिली आईडी है, बिल से पूछ तेरी फैमिली आईडी है। इस तरह से प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरह की आईडी बना दी। हमारी आईडी आधार कार्ड है, अगर हमारा आधार कार्ड बन गया तो हमारी आईडी अपने आप बन गई। ये रोजाना लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की आईडी बना करके परेशान करते हैं। फैमिली आईडी के नाम पे बुढ़ापा पेंशन कार्ड, पीले कार्ड काट दिए। उनसे पूछो कि फैमिली आईडी तो जिनकी फैमिली उनकी बनेगी, आपका क्या बनेगा आप बता दें दोनों। मैं पूछूंगा विधानसभा में, तो झाड़ में भी है तो है उसकी फैमिली आईडी बनी हो गया। हमारी तो ठीक है, धन्यवाद। आओ चाय पिलाता हूँ।